बैक्टीरियल डिजीज है वो अपने पास पैराटाइफॉइड। तो पैराटाइफॉइड को हम और क्या कहते हैं, साल्मोनेलोसिस। तो अब नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज हमारे पास पैराटाइफॉइड, तो इसको साल्मोनेलोसिस भी कहते हैं। तो इसके में देखने को मिलती है चिक्स यानी कि चूजे जिनकी उम्र की 1 मंथ से कम की हो, यानी 1 मंथ ओल्ड हो या फिर 1 मंथ ओल्ड हो या फिर 1 मंथ से कम की उम्र हो, तो उन चूज़ों के अंदर हमें जो है पैराटाइफॉइड की बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो 1 महीने से कम उम्र के जो भी चूजे होंगे उनके अंदर में पैराटाइफॉइड नाम की बीमारी देखने को मिलेगी। और अडल्ट बर्ड जो होंगे, चूजों के अंदर ये बीमारी देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो अडल्ट बर्ड्स हैं यानी कि जो वयस्क पक्षी होंगे उनके वो कैरियर का काम करेंगे। कैरियर का मतलब उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वो भले ही चाहे वो साइन और सिम्टम्स शो करें या ना करें, लेकिन वो एक कैरियर की तरह काम करेंगे। कोज्ड बाय साल्मोनेला अदर देन साल्मोनेला पुलोरम एंड साल्मोनेला गैलिनेरम। क्योंकि जो साल्मोनेला पुलोरम थी वो पुलोरम डिजीज कोज कर रही थी, यानी बेसिलरी वाइट डायरिया कोज कर रही थी। और साल्मोनेला गैलिनेरम जो कि फाउल टाइफाइड कर रही थी, जो कि ग्रीनिश येलोइश डायरिया कोज कर रही थी। ठीक है, तो अब इससे अलग साल्मोनेला पुलोरम और साल्मोनेला गैलिनेरम से जो अलग साल्मोनेला स्पीसीज में जो भी बैक्टीरिया आएंगे उनके कारण जो है पैराटाइफाइड बीमारी होगी। तो कॉमन स्पीसीज जो कि पैराटाइफाइड कोज करते हैं, पहली है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पैराटाइफाइड कोज करती है। दूसरी है साल्मोनेला थम्सन भी पैराटाइफाइड कोज करती है। तीसरी है साल्मोनेला एंटेरिटिडिस। तो जो साल्मोनेला एंटेरिटिडिस है वो भी पैराटाइफाइड कोज करती है। और लास्ट है साल्मोनेला न्यूपोर्ट। क्या पता और भी बहुत सारी साल्मोनेला की हों, तो ये कुछ गिनी चुनी स्पीसीज़ हैं जो कि पैराटाइफाइड कोज करती हैं। तो साल्मोनेला न्यूपोर्ट भी जो है वो पैराटाइफाइड कोज करती है। तो एक बार दोबारा बताऊं तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला थॉम्सन, साल्मोनेला एंटेरिटिडिस, साल्मोनेला न्यूपोर्ट, ये सारे के सारे जो है पैराटाइफाइड कोज करते हैं। और ये पीछे हमने जो देखे थे साल्मोनेला पुलोरम और साल्मोनेला गैलिनेरम, ये नॉन मोटाइल थे, यानी कि इनके अंदर कोई मोटिलिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो पैराटाइफाइड कोज करने वाली स्पीसीज हैं जैसे कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला थम्सन, साल्मोनेला एंटेरिडिस और साल्मोनेला न्यूपोर्ट, ये सारे के सारे मोटाइल होते हैं, यानी कि इनके पास अपना फ्लैजेला होता है। ठीक है, तो इसके बाद रूट ऑफ इन्फेक्शन। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ये कैसे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, या ट्रांसमिशन की बात करें तो इंजेक्शन के थ्रू। इंजेक्शन किसका इंजेक्शन, तो कंटामिनेटेड फीड और कंटामिनेटेड वाटर के इंजेक्शन के थ्रू ये बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं। यानी कि मान लो अगर कोई बर्ड है, इन्फेक्टेड बर्ड है, उसने अपनी फीसिस उसका एक्सक्रीटा जो है वो फीड के अंदर गिर गया तो वो कंटामिनेट हो जाती है, और उसके इंजेक्शन से जो है हेल्दी बर्ड के अंदर जो है ये बीमारी होने का खतरा हो जाता है। और अगर वही एक्सक्रीटा अगर पानी के अंदर डल जाए और उसी पानी को हेल्दी बर्ड पी ले तो उसके कारण भी जो है वो बर्ड जो है इन्फेक्ट हो सकता है। तो साल्मोनेला जो है वो कैरियर बर्ड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो जनरली यानी कॉमनली जो साल्मोनेला है वो कैरियर बर्ड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। और कैरियर बर्ड्स के अंदर भी कैसे, लेइंग एग्स, यानी कि जो कैरियर बर्ड्स होंगे जब वो एग को ले करेंगे तो उसके अंदर साल्मोनेला प्रेजेंट होगा, उनकी फीसिस के अंदर साल्मोनेला प्रेजेंट होगा। और उनके एग के सरफेस के ऊपर जो है, एग का सरफेस अगर उस फीसिस के कांटेक्ट में आ गया तो साल्मोनेला जो है उसको भी अफेक्ट करेगा, उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। यानी कि एग है, एग के अंदर एक जो है लिविंग थिंग प्रेजेंट है, यानी कि एक नन्ही सी जान होती है। तो उसके अंदर जो है गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, उस एग के अंदर पोर्स होते हैं, एग्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, उसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, ताकि जो अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिले। तो उन पोर्स के थ्रू ये जो साल्मोनेला, जब वो एग इस कंटामिनेटेड फीसिस यानी कि जो इन्फेक्टेड बर्ड की फीसिस के कांटेक्ट में आता है, तो उन पोर्स के थ्रू जो साल्मोनेला वो एग के अंदर एंट्री कर जाता है, जिससे कि वो उसको भी कंटामिनेट कर देता है। ऑर्गेनिज्म जो है एग शेल की पोर्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। इतना छोटा साइज़ होता है कि वो एग शेल के पोर्स के आर पार हो जाते हैं। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, और जो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर होता है यानी कि जो इंक्यूबेशन के लिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो, या फिर उसकी ह्यूमिडिटी हो 95% जो ह्यूमिडिटी है, वो इस साल्मोनेला के लिए जो है बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि जो है इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। और ये सोने पे सुहागे की तरह काम करती है, यानी कि एग को जब इंक्यूबेटर में डालें और वो टेम्परेचर और वही ह्यूमिडिटी लेवल अगर साल्मोनेला को मिल गया तो साल्मोनेला वहाँ पे जो है अच्छे से डेवलप करेगा और एग को इन्फेक्ट करेगा। तो साल्मोनेला जो है वो वहाँ पर सर्वाइव करता है और अच्छे से ग्रोथ करता है।
तो इन्फेक्टेड एम्ब्रियो जो होता है वो हैचिंग के बाद हेल्दी चिक्स के अंदर जो है इन्फेक्शन कोज करता है। तो जो इन्फेक्टेड एम्ब्रियो है यानी कि एग के अंदर जो है वो साल्मोनेला पेनिट्रेट कर जाता है और एम्ब्रियो जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है। और जब हम उस न्यूली हैच्ड बर्ड को अपने स्टॉक के साथ जो है मिक्सअप करते हैं तो वो हेल्दी चिक्स के अंदर भी इन्फेक्शन कोज कर देता है। तो अब लीजन्स की बात करें तो इसके अंदर वेरी एक्यूट यानी कि सब एक्यूट फेज़ के जो लीजन्स होते हैं उनके अंदर कोई ग्रोस लीजन्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो क्लिनिकल साइंस की बात करें तो पुलोरम डिजीज़ के तरह ही सेम टू सेम उनके अंदर क्लिनिकल साइंस देखने मिलते हैं। पुलोरम डिजीज़ के अंदर क्या था कि जो बर्ड है उसके अंदर एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा तो वो जो है वो मूव नहीं करेगा। तो वो अगर ब्रूडर है यानी कि ब्रूडर का मतलब है जहाँ से उसको हीट मिल रही है ताकि वो अपना थर्मो रेगुलेशन कर सके, क्योंकि जो छोटे चिक होते हैं वो अपना थर्मो रेगुलेशन अच्छे से नहीं कर पाते। तो उस थर्मो रेगुलेशन के लिए वो ब्रूडर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ब्रूडर का मतलब है वो हीट सोर्स जहाँ पे उनको गर्मी मिलती है या गर्माहट मिलती है तो वो उसके चारों तरफ जो है वो वहीं पे बैठे रहते हैं या फिर एक घेरा बना के बैठे रहते हैं। तो हडलिंग देखने को मिलती है, एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। ड्रूपिंग विंग्स यानी कि जो उनके पंख तो वैसे डेवलप नहीं होते लेकिन उनके अंदर ड्रूपिंग देखने को मिलती है यानी कि वो सुस्ती सी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद है उनकी जो थर्स्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है यानी कि उनकी प्यास बढ़ जाती है इस केस के अंदर, क्योंकि डायरिया है, वाटरी डायरिया है। डायरिया के केस के अंदर जो है फ्लूइड लॉस अच्छे से होता है यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो वाटरी डायरिया के केस के अंदर उनके अंदर जो है थर्स्ट यानी कि प्यास जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मोर्टेलिटी रेट जो 30% तक हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक होता है। यानी कि अगर हमारे पास 100 बर्ड हैं तो जो बर्ड हैं उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट जो है वो 80% तक चला जाता है। तो लीजन्स की बात करें तो पर एक्यूट साइंस जो होते हैं उसके अंदर कोई भी लीजन्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन एक्यूट फेज जो होता है उसके अंदर लीवर का साइज एनलार्ज हो जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, कंजेशन देखने को मिलती है, हिमोरेज देखने को मिलते हैं यानी कि खून के धब्बे से देखने को मिलते हैं, पिन हेड वाइट स्पॉट ऑफ नेक्रोसिस यानी कि फोकल नेक्रोसिस, वाइट स्पॉट ऑफ नेक्रोसिस देखने को मिलेंगे, वाइट फोकल नेक्रोसिस देखने को मिलेंगे, फोकल नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलेंगे, वाइट नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलेंगे, ठीक है। पिन हेड यानी कि फोकाई यानी कि धब्बे से छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे यानी कि वाइट कलर के नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलेंगे। और फोकल नेक्रोटिक लीजन जो होंगे वो लंग्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे, स्प्लीन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। नोड्यूल्स इन हार्ट का जो नोड्यूल्स है उनके अंदर भी फोकल नेक्रोटिक लीजन्स देखने को मिलेंगे और लंग्स के अंदर भी जो है फोकल नेक्रोटिक लीजन्स देखने को मिलेंगे। और अब वो न्यूली हैच चिक है यानी कि एक दिन का चिक है, तो एक दिन का जो चिक होता है उसको अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम उसको कुछ खाना नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि वो अभी अपने अंडे से बाहर निकला है तो उसके अंदर जो योक है वो प्रजिस्ट करता है यानी कि योक जो पहले से ही प्रेजेंट होता है, उसकी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर योक प्रेजेंट होता है और वो योक जो है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है यानी कि उसकी फीड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। तो लेकिन जो पुलोरम हुआ या फिर ये पैराटाइफॉइड बीमारी हुई, इसके अंदर जो योक सैक है वो एक दिन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, वो जितने दिनों तक बीमारियां रहती हैं तो वो परजिस्ट करता रहता है यानी कि योक सैक जो पहले से ही प्रेजेंट रहता है। ओके, तो अनएब्जॉर्ब्ड योक सैक रह जाता है। और कई केसेस के अंदर जो है एंट्राइटिस देखने को मिलती है यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन देखने को मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं और अब नोड्यूल्स हैं तो अल्सर फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। और सिकल टॉन्सिल यानी कि जो उनके सिकल टॉन्सिल्स होते हैं, सिकल टॉन्सिल मतलब कि अगर कभी बर्ड्स का पोस्टमार्टम किया हो तो उनके अंदर एक छोटे छोटे से जो है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखें, बिल्कुल स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। स्मॉल कितना स्मॉल, उनकी जो बीक होती है ना, एक नॉर्मल बर्ड की जो बीक होती है यानी कि एक चूजे की जो बीक होती है उसका हाफ का भी हाफ पार्ट उस साइज़ के जो हैं छोटे छोटे फ्लैप से दिखाई देंगे, जो उन्हें हम सिकल टॉन्सिल कहते हैं। तो उन सिकल टॉन्सिल के पास जो अल्सर फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगी यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम देखने को मिलेगी, पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगी यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम देखने को मिलेगी यानी कि हार्ट के अंदर बीमारी देखने को लीजन्स देखने को मिलेंगे, उसके पेरिटोनियम के अंदर लीजन्स देखने को मिलेंगे और सिकल टॉन्सिल के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगी। और कई बार जो है नेक्रोटिक लीजन्स जो होंगे वो ओवेरीज के अंदर भी देखने को मिलते हैं यानी कि जो हैन है उसके ओवेरीज के अंदर हमें नेक्रोटिक लीजन्स भी देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो बीमारियां हैं सारी इकोनॉमिक पर्पज़ के हिसाब से बहुत ख़तरनाक हैं, इकोनॉमिक लॉस करवाती हैं अच्छे से। तो अडल्ट बर्ड की बात करें तो अडल्ट बर्ड के अंदर हमें एंट्राइटिस देखने को मिलेगी और लीवर के अंदर नेक्रोटिक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे और ओवेरीज के अंदर भी जो है नेक्रोटिक लीजन्स देखने को मिलते हैं और पेरिकार्डाइटिस भी देखने को मिलती है। तो ये थी अडल्ट की बारी, ठीक है। तो
फाउल कोलेरा नेक्स्ट टाइम करें, ठीक है।